हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। हम देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसे हम कह देते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है। इसके ये भी रिपोर्ट आया है। ये कौन सी संस्था द्वारा आया है, हम संस्था का नाम लिख लेते हैं। यह रिपोर्ट आया है किस संस्था द्वारा आया है, हम देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा आया है। इसका रिपोर्ट आया है किस संस्था द्वारा आया है रिपोर्टर्स विदाउट, लिखते हैं रिपोर्टर क्या है हमारा, रिपोर्टर्स विदाउट, देखते हैं क्या है रिपोर्टर्स विदाउट, क्या है रिपोर्टर्स विदाउट वार्ड। संस्था का क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट वार्ड। कि कौन सा रिपोर्ट दिया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये कहाँ का है, ये फ्रांस में संस्था है। ये संस्था कहाँ है, ये फ्रांस में है। ये संस्था कहाँ है, फ्रांस में। संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट वार्ड। कौन सा रिपोर्ट आया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 अभी आया है। तो इसमें कुल देश देख लेते हैं। तो देश हैं इसमें, कितने देश हैं इसमें, 180 देश हैं। पहले स्थान पे कौन सा है, तो ये हमारा हो गया नॉर्वे। पहले स्थान पे कौन सा है, नॉर्वे। कितने देश हैं, 180 देश हैं। और भारत का स्थान पूछे, भारत का स्थान पहले हम 2024 में देखते हैं। 2024 में कितना था, 2024 में था 159। भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में 159 था। 2025 में देखते हैं, 2025 में 151 है। कितना है, 151 है। तो हमारा 2024 में 159 था, 2025 में 151 है। क्या भारत का स्थान कौन सा है, 151 है। इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया भारत का प्रेस, इसमें कहा गया भारत का प्रेस स्वतंत्रता संकट में है। इसमें कहा गया भारत का प्रेस स्वतंत्रता संकट में है। क्या कहा, प्रेस स्वतंत्रता संकट में। इसमें कहा गया कि भारत की प्रेस स्वतंत्रता संकट में है। यहाँ एक शब्द का यूज किया गया, वह शब्द क्या है, गोदी मीडिया। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो क्या है, वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया यानी कि सरकार की गोद में बैठी हुई मीडिया। यहाँ ये कहा गया
ये जो स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट आया इसमें कहा गया भारत की जो प्रेस है वह स्वतंत्रता संकट में है। इसमें कहा गया गोदी मीडिया है, मतलब है यहाँ जो सरकार बोलती है वही मीडिया बोलता है। सरकार की गोद में बैठी हुई मीडिया, ये गोदी मीडिया का शब्द कहाँ प्रयोग किया गया, इस रिपोर्ट में प्रयोग किया गया है। इसमें हम देखते हैं पाकिस्तान कौन से स्थान पे है, तो पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान कौन से स्थान पे है, तो 158 और चीन का देख लेते हैं, चीन कौन से स्थान पे है, चीन 178वें स्थान पे है। चीन 178वें स्थान पे है, पाकिस्तान 158 स्थान पे है। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। कहाँ, 3 मई को, यहाँ लिख लेते हैं 3 मई को वर्ल्ड प्रेस 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी हुआ है, संस्था द्वारा जारी हुआ है, रिपोर्टर विदाउट वर्ल्ड द्वारा। कहाँ है ये फ्रांस में स्थित है यह संस्था। इसमें 180 कुल देश हैं, इसमें से फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है। तो भारत का स्थान 151 है, 2024 में 159 था। भारत की प्रेस स्वतंत्रता संकट में है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता है वो संकट में है। और इसमें गोदी मीडिया का यूज किया गया, मतलब सरकार की, यहाँ की मीडिया सरकार की गोद में बैठी हुई है, यानी कि जो सरकार कहती है यहाँ की मीडिया भी वही कहती है। यहाँ 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा का आधारशिला कहाँ रखा। हम पहले देखते हैं किसने किया, PM नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी कौन है, PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा का आधारशिला रखा। कहाँ रखा, तो ये हमारा रखा आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ रखा, ये आंध्र प्रदेश में रखा, आंध्र प्रदेश में रखा। कहाँ रखा, किस जिले में, जिला देखते हैं, जिला है कृष्णा जिला। कहाँ, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में रखा। और गांव का नाम क्या है, स्थान का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के जिला कौन सा है, कृष्णा जिला है। और इसका कौन सा स्थान है, तो वो है नाग यलंका। कौन सा है, नाग यलंका। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में नाग यलंका नामक स्थान पर PM नरेंद्र मोदी ने नया परीक्षण रेंज नवदुर्गा की स्थापना की। किसका, नवदुर्गा, क्या नाम है, नवदुर्गा। नवदुर्गा, तो ये नवदुर्गा हमारा क्या है, ये है नई मिसाइल परीक्षण रेंज। क्या है, नई मिसाइल परीक्षण रेंज है, नई मिसाइल परीक्षण रेंज है। नई मिसाइल परीक्षण रेंज है। ये नवदुर्गा क्या है, ये नई मिसाइल परीक्षण रेंज है। इसमें क्या, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। युद्ध के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इसका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, युद्ध के समय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले हमारा
दो मिसाइल परीक्षण थे, तीसरा हमारा नवदुर्गा स्थापना किया गया। पहला कौन सा था? पहला हमारा है व्हेलर देव है हमारा। पहला क्या है? पहला हमारा है व्हेलर देव, जिसका नाम क्या है? इसका नाम परीक्षण संस्थान क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? व्हेलर द्वीप पर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। व्हेलर द्वीप पर स्थित है और क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा का क्या नाम है? चांदीपुर। दूसरा हमारा है चांदीपुर। दूसरा हमारा है चांदीपुर, पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों स्थान कहाँ स्थित हैं? दोनों स्थान कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हमारा कौन सा? यहाँ हमारा जो नवदुर्गा है, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा नवदुर्गा होगा। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश। हम लोग देखते हैं डीआरडीओ की स्थापना है 1 जनवरी 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष तो वो थे दौलत कोठारी। कौन थे? दौलत कोठारी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी थे। वर्तमान कौन है? वर्तमान में है बी समीर कामत। बी समीर कामत वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बी समीर कामत है। और इसका ध्येयवाक्य क्या है? बलसमूलम विज्ञानम है। फिर से देख लेते हैं। हमारे किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका नवदुर्गा का नया परीक्षण संस्था के नई मिसाइल परीक्षण रेंज है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला हो गया, इससे पहले व्हेलर द्वीप पे था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। दूसरा हमारा चांदीपुर था तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा नवदुर्गा हो गया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी थे। वर्तमान कौन है? बी समीर कामत है। कौन है? बी समीर कामत है। और इसमें जो नवदुर्गा स्थापना हुआ है, इसमें कुल खर्च कितना आएगा? 1460 करोड़ का खर्च आएगा। कितना आएगा? 1460 करोड़ का खर्च आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में महिला क्रिकेटर में ट्रांसजेंडर पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो हमारा हो गया यूके। किसने लगाया है? यूके। यूके में जो हमारा इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब है। क्या है? इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब है। इंग्लैंड यूके में जो हमारा इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब है, इसमें इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब है यूके में। इसमें महिला कैटेगरी में क्या हुआ है? इसमें महिला कैटेगरी में ये हमारा यूके में इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब जो है, इसमें महिला कैटेगरी में ट्रांसजेंडर महिला को
बैन कर दिया गया है। कहाँ पे? यूके के इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब में जो महिला कैटेगरी में क्रिकेट होगा उसमें जो ट्रांस महिला होंगी उनको बैन कर दिया गया है। इसमें वही महिला भाग लेंगे जो जन्म से महिला है, जो जन्म से महिला है वो महिला कैटेगरी में केवल वही भाग होगी। तो यह निर्णय किसने सुनाया है? यह निर्णय वहाँ का इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट का है। कहाँ का है? इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये किसका निर्णय है? ये यूके के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसका निर्णय है, यह यूके के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें कहा गया है महिला कैटेगरी में वही महिला भाग लेंगी क्या कहा? यूके के सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, निर्णय लिया गया महिला कैटेगरी में वही महिला भाग लेंगी जो जन्म से महिला है, मतलब ट्रांसजेंडर महिला भाग नहीं लेगी। यह केवल महिला कैटेगरी के लिए बात कही है। महिला कैटेगरी में केवल महिला ही भाग लेंगे, ट्रांसजेंडर महिला भाग नहीं लेती। कुछ लोग मतलब जो पुरुष हैं वो बाद में महिला बने हैं वो भाग नहीं ले, ट्रांसजेंडर महिला भाग नहीं ले सकती, केवल जन्म से महिला जो है वही भाग ले सकती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कहाँ का है? यूके का यूके का इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब में यह निर्णय लिया, महिला कैटेगरी में ट्रांसजेंडर केवल महिला खेलेंगे जो जन्म से महिला है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लिया गया। आइए हम देखते हैं भारत में समलैंगिकता अपराध है कि नहीं। हम देखते हैं भारत में देखते हैं समलैंगिकता अपराध है कि नहीं है। आप लोग बताएंगे भारत में समलैंगिकता अपराध है कि नहीं है। तो यह अपराध नहीं है, भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कब बताया? तो यह सुप्रीम कोर्ट किस केस में कहे? यह सुप्रीम कोर्ट नवतेज के कोर केस में कहा। इसमें नवतेज कोर केस में कहा समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्या? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिकता अपराध नहीं है। कब कहा है? यह नवतेज कोर केस में कहा। तो नवतेज कोर केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ISA। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 2015 में COP21 से हुआ। इससे COP21 में इसकी बात की गई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। इंडियन सोलर एयरलाइंस। इंडियन सोलर एयरलाइंस इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। COP21 में इसकी बात की गई
और कॉप 21 कहाँ हुआ था? कॉप 21 कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। तो कॉप 21 कहाँ हुआ था? कॉप 21 पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। कौन? भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका हेड कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष भारत है और सह अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष भारत हो गया, इसका सह अध्यक्ष तो ये हो गया फ्रांस हो गया। कौन सा हो गया? फ्रांस। इसका अध्यक्ष भारत हो गया, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, अध्यक्ष भारत हो गया, सह अध्यक्ष फ्रांस में हो गया। अगर हम देखें कॉप फर्स्ट है, तो कॉप फर्स्ट हम देखते हैं तो कॉप फर्स्ट, ये कॉप फर्स्ट कब हुआ था? कॉप फर्स्ट 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन कहाँ है? तो बर्लिन हमारा का जर्मनी में है, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ। कॉप फर्स्ट 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन कौन से देश आते हैं। तो ये हमारा मान लो ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा हो गया कर्क रेखा, क्या है? ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये हमारा हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये हो गया हमारा मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। तो हमारा हम देखते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश आते हैं। तो इसमें हमारा हो गया ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा, ये 0 डिग्री हमारा हो गया भूमध्य रेखा, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ है। तो इन दोनों कर्क और मकर रेखा के दोनों के बीच में आने वाले देश बीच के देश ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के हिस्सा है। कौन से देश? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले सभी देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश क्या है? इसके हिस्सा है, इस संस्था के हिस्सा है। कौन से? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के हिस्सा कौन से देश हैं? कर्क व मकर रेखा के बीच में आने वाले सभी देश। हम देखते हैं कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो कि राजस्थान में है। कौन सी? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो कि राजस्थान में है। और हमारा भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कौन सी? कांगो नदी। और हमारा क्या होगा? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो कि राजस्थान में है। हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। और हमारा है मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। कौन है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है? हमारा हो गया लिम्पोपो नदी। आइए हम देखते हैं यहाँ हमारा 123वां पूछा गया है। यहाँ 123वां सदस्य कौन बना है? तो हमारा 123वां सदस्य बना है। 123वां कौन सा देश बना है? तो ये हमारा हो गया अंगोला। कौन सा है? ये हमारा हो गया अंगोला। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर है
सही हो जाएगा। कौन सा? अंगोला। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाली पानी की प्रवाह को रोक दिया, यह किस नदी पर स्थित है? हम पहले देखते हैं, भारत ने बगलिहार बांध में पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह को रोक दिया, यह किस नदी पर स्थित है? हम देखते हैं, भारत है, इसने क्या किया? इसने पानी के प्रवाह को रोक दिया। भारत ने क्या किया? पानी के प्रवाह को रोक दिया। ये किस बांध पर है? ये बगलिहार बांध पर है। पानी का प्रवाह कहाँ रोका? या बगलिहार बांध पर रोका। तो कहाँ रोका? तो भारत ने पानी प्रवाह रोक दिया। कहाँ रोका? बगलिहार बांध पर रोका, जो कि कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर के, कहाँ है? यह जम्मू में, तो यह जम्मू में रामबन स्थान पर है। कहाँ है? जम्मू में रामबन स्थान। ये बगलिहार कहाँ है? बगलिहार बात कहाँ है? यह जम्मू में है, जो कि रामबन स्थान पर है। ये किस नदी पर है? बगलिहार बात किस नदी पर है? तो यह चेनाब नदी पर है। किस पर है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर। तो बगलिहार बांध किस पर है? ये चेनाब नदी पर। कौन? चेनाब नदी पर कौन सा है? बगलिहार बांध। बगलिहार बांध। और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये चेनाब नदी। कौन सी है? ये चेनाब नदी। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वो है चेनाब नदी। और चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में इसको अस्कनी कहा गया। क्या कहा गया है? अस्कनी। चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया? अस्कनी। और चेनाब नदी का उत्पत्ति किस से हुआ है? चेनाब नदी का उत्पत्ति सबसे पहले किससे हुआ है? ये चंद्रभद्रा से हुआ है। भद्रा के रूप में हुआ है। इससे चंद्रभद्रा के रूप में हुआ है। किसमें हुआ है? यह चंद्रभागा के रूप में, चंद्रभागा के रूप में हुआ है। और बाद में इसका नाम चेनाब नदी हो गया है। और वेदों में इसको अस्कनी नाम से जानते हैं। चेनाब नदी का उद्गम किसमें हुआ? चंद्रभागा के रूप में हुआ है। बाद में इसका चेनाब नदी नाम पर गया। और वेदों में इसको क्या कहते हैं? अस्कनी कहते हैं। हम देखते हैं, चेनाब नदी पर देख लेते हैं, चेनाब नदी पे कौन कौन सा बांध है? चेनाब नदी पे कौन कौन सा बांध है देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया बगलिहार। चेनाब नदी पर हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो हमारा हो गया बगलिहार, हो गया दुलहस्ती, हो गया चेनाब नदी पर हमारा बगलिहार बांध हो गया, दुलहस्ती हो गया, रायटल हो गया, सलाल हो गया और पकलडुम हो गया। कौन सा हो गया? पकलडुम हो गया। कौन सा? पकलडुम हो गया। हम देखते हैं, चेनाब नदी पर हमारा बगलिहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, रायटल, सलाल और पकलडुम बांध हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये हमारा चेनाब नदी पर हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं झेलम नदी पर, हम देखते हैं झेलम नदी पर कौन कौन सा बांध है? झेलम नदी पर उरी और
तुलबुल बांध, उरी और तुलबुल बांध। इसी पर हम फिर से देखते हैं, भारत ने पाकिस्तान का प्रवाह रोक दिया कि अब बगलिहार बाग पर है, जम्मू कश्मीर के रामबन स्थान पर है, चिनाब नदी पर स्थित है। यह सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा जाता है। इसका उद्गम चंद्रभागा के रूप में हुआ था और चिनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती, रैटर, सलाल और पकलडुम बांध स्थित है। चिनाब नदी पर उरी और तुलबुल परियोजना स्थित है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा नदी है? ये हमारा चिनाब नदी हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।